Assalamualaikum friends. Welcome to the Billa Horror Show. दोस्तों, कुछ घर बहुत ही क्रीपी हुआ करते हैं। मतलब वहाँ उन्हें देखने में, वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है या कभी नॉर्मल नहीं रहा है। ऐसी जगह आपको खुद ही एहसास दिला देती हैं कि यहाँ कुछ या तो गुजरा है या फिर कुछ मौजूद है वहाँ। इसी तरह के एक घर की आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब मैं पाकिस्तान में हुआ करता था। तकरीबन 14-15 साल से मैं यहाँ दुबई में सेटल हूँ। उससे पहले मैं पाकिस्तान में हुआ करता तो आई वॉज अ डायरेक्टर देयर, राइटर डायरेक्टर। तो ड्रामाज लिखता था, डायरेक्ट करता था। तो एक दफ़ा एक सीरियल चल रहा था हमारा, उसकी लास्ट एपिसोड की शूट के लिए गए एक घर में। हमने वहाँ पर शूट करना स्टार्ट किया। पहले तो वहाँ के लोग बड़े अजीब से थे। कुछ जो घर के मालिक थे, एक मालिक थे, उनकी बीवी थी और एक उनकी बेटी थी। तो सब बिल्कुल खामोश रहा करते थे वो लोग। ना बात स्ट्रेट, आपने कुछ बात बोली उसका स्ट्रेट जवाब दे दिया, बस अजीब खामोश सस्पिशियस से कुछ, मतलब बहुत ही अजीब से लोग थे कुछ। बहरहाल, तो हमने वहाँ अपनी शूट स्टार्ट की। एक डाइनिंग हॉल का एक सीन था जो बड़ा लैविश सा बना हुआ था। बहुत अच्छा घर बनाया हुआ था उन्होंने, फर्नीचर, वॉलपेपर, सारी चीज़ें बिल्कुल जो हमारे ड्रामे की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से परफेक्ट था बिल्कुल। और ये घर था PCHS में कहीं, बहुत बड़ा घर था। हमने डाइनिंग रूम का सीन शूट किया, फिर एक दो बेडरूम का था, फिर ऊपर का जो था इस साउंड का ऐसा था कि ऊपर 4 रूम थे। तो उन्होंने हमें शुरू में बता दिया था कि ये वाला रूम और ये 2 रूम, इन दोनों में शूट कर सकते हैं आप, जो आपको समझ आए। और एक तीसरा रूम जो था उसके अंदर वो कुछ आस्ताना टाइप बना हुआ था, कोई तस्वीर लगी हुई थी किसी शख्स की, और वहाँ पर वो अगरबत्ती और ये वो सारी चीज़ें सब फ्रंट पे उसके लगी हुई, ज़मीन पे सब बनाया हुआ था। और वो था उधर। हम ऑफ कोर्स वहाँ क्या शूट करते हैं, लेकिन एक और रूम था वहाँ, जो चौथा रूम था वो बंद था। वो उन्होंने बोला कि ये रूम लॉक रहता है, इसमें शूट नहीं कर सकते आप, बाकी जो है ये आपके सामने। एक बीच में एक बड़ा सा पैसेज था। तो हमने कहा ठीक है। हम अपनी सारी शूट करते, फिर ऊपर के फ्लोर की बारी आई, फर्स्ट फ्लोर की। वहाँ पर हमने जाके शूट किया, अपने सीन शूट किए। एक रूम में किया, फिर दूसरे रूम का शूट किया, फिर उसका उस लास्ट एपिसोड था और लास्ट सीन शूट करना था हमने वहाँ पर। तो हम जब वहाँ बीच में जो टीवी लाउंज कह लें उसको, वहाँ जो बैठे हुआ सोफे लगे हुए थे कुछ, वहाँ एक सीन शूट करना था, लास्ट सीन। तो हम ने जो सीन से पहले थोड़ी रिहर्सल थी वो करा के आर्टिस्टों को हमने सेटअप किया पूरा सब, और कैमरा रोल पे डाल दिया। तो अब मैं स्क्रीन पे बैठा हुआ शॉट देख रहा हूँ, कैमरामैन अपना शूट कर रहा है। एक लड़का था जो बूम बूम ऑपरेट करता था, बूम माइक लेके आर्टिस्टों के सामने खड़ा होता था, उसको माइक लगा होता था जो कैमरे से आ रहा होता, जो रिकॉर्डिंग हो रही है उस वक्त सीन की। अच्छा, उसने इशारा किया कि ऑडियो सही नहीं आ रही है। ठीक है, कैमरामैन को सुनाया, कैमरामैन सुनना, बोला दोबारा से करते हैं। ठीक है, ओके अगेन। तो हमने दूसरा टेक किया, फिर साउंड का प्रॉब्लम, 2-3 टेक हो गए। तो मैंने बोला क्या मसला है, बोले अजीब सा साउंड आ रहा है कुछ, दिखाओ। तो कुछ साउंड नहीं आ रहा था। मैंने बोला कि अब रोल करो, चलो सीन लेते हैं। तो मैं हेडफोन लगा के खड़ा हो गया। अब जैसे ही रोल बोला तो एक मैंने भी सुना कि एक साउंड हेडसेट में, बहुत बारीक सा साउंड था, मतलब हल्का सा, लेकिन हेडसेट में वो जो डायलॉग्स बोला उनको डिस्टर्ब कर रहा था। बीच में एक हल्का सा साउंड आ रहा था, जैसे कुछ हिलने का, कुछ वाइब्रेट करने का, कुछ जैसे कोई चीज़ हिल रही है,
थर थर हल्की सी। तो बोला यार ये साउंड तो आ रहा है, कट करो। कट किया, यार साउंड कहाँ से आ रहा है, समझ नहीं आया कुछ। हमने फिर रोल किया। जब रोल करें तो साउंड आना शुरू हो जाए। रोल जैसे कट करते हैं हम सीन, तो उस हेडफोन में नहीं साउंड आ रहा। जो सब बोल रहे हैं वैसे ही साउंड आ रहा है, सब कुछ बूम माइक ऑन है, लेकिन जैसे ही हम शूटिंग स्टार्ट करें तो साउंड आना शुरू। हम बड़े परेशान कि यार ये क्या हो रहा है, कहाँ से साउंड आ रहा है। तो काफ़ी टाइम गुजारने के बाद हमें फील हुआ कि ये साउंड जो है, जो चौथा कमरा जो बंद है वहां से आ रहा है, उसके डोर से आ रहा है। वो डोर उसका जो है ना हिल रहा था, जैसे कोई चीज़ कपकपाती है ना उस तरह से। तो उसको उसका साउंड था वो। अब हम, उसने मना भी किया था इस कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, इस कमरे में नहीं जा सकते आप। तो हमने देखा तो कमरा वैसे भी लॉक था। तो थोड़ी देर वेट किया कि देखते हैं, थोड़ी देर सब्र करते हैं, क्या करें। फिर स्टार्ट करें, फिर वही डोर की आवाज़। मतलब अब क्या करें समझ नहीं आ रहा हमें। और लास्ट डे, लास्ट सीन, और हमें फिनिश करना था। तो हमारा जो कैमरामैन था वो इन चीज़ों से शायद गुजर चुका होगा उस वक्त तक। तो उसने बोला यार एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या करें। बोला एक मिनट रुको, मैं जाता हूँ। कलीम नाम था उसका, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी था वो, कलीम। बोला एक मिनट, जाके मैं कुछ देखता हूँ। वो डोर के पास गया, डोर के पास जाके बैठा। उसने बोला कि हम यहाँ काम करने आए हैं, ये हम जो कर रहे हैं हमारा काम है, और ये हम यहाँ पर परमानेंट नहीं है, हम बस थोड़ी देर के लिए आए हैं। आप ये अपना काम फिनिश करेंगे और उसके बाद हम सब लपेट के, हमें सिर्फ 15-20 मिनट दे दें तो अपना काम फिनिश करके यहाँ से चले जाएंगे, फिर हम यहाँ वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो अब हम सब बैठे हुए थे, हमारे सामने बैठ के ये बात कह रहा था वो उस डोर के। तो हमने फिर चलो स्टार्ट करते हैं, वापस आया हूँ। तो हमने शूट स्टार्ट कर दी, एक्शन, और फिर डायलॉग शुरू। हेडफोन मैंने लगाया हुआ, तो कोई साउंड नहीं आया। हमने सीन कंप्लीट किया जितना जल्दी हो सकता है, उसको कंप्लीट किया। सीन कंप्लीट हुआ, कट, पैकअप, सामान उठाया और वहाँ से निकल गए। बल्कि इवन हमने खाना वाना भी वहाँ सेट पे नहीं मंगाया, हमने पर रास्ते में जाते हुए कहीं से खाना खाते हुए गए कि यार यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलो। उस दिन के बाद से हम लोग कभी उस घर में दोबारा नहीं गए। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, स्पेशली जो लोग ये जो शूट पे जाते हैं, लोग नए नए घरों में शूट के लिए अक्सर लोग जो है अपने घर रेंट आउट करते हैं, जो खाली पड़े हैं उसको डेकोरेट कर देते हैं और फिर वो रेंट रेंट आउट करते हैं शूट के लिए। तो वहाँ ऐसी चीज़ें अक्सर होती हैं, मतलब ऐसे वाक़यात होते रहते हैं आर्टिस्टों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, और डिफरेंट लोगों के साथ जो क्रू के मेंबर होते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वाक़या। और पिछला जो शो था वो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, थैंक यू सो मच। अभी कुछ लोगों ने देखा, पहला दिन था, पहला शो था, तो जितने भी व्यूज़ मिले हमें, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों ने जिस तरह से उसको सराहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। और उसने मुझे हिम्मत दिलाई है कि मैं इसका सेकंड एपिसोड कर सकूं। और सेकंड एपिसोड के लिए मुझे कुछ दोस्तों ने रिकॉर्डिंग्स भी भेजी हैं, और वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मुझे ईमेल के थ्रू नहीं आए, क्योंकि नीचे ईमेल नहीं था उस वक्त। तो उन्होंने मुझे मैसेंजर के थ्रू भेजी, फेसबुक मैसेंजर। हमारा फेसबुक पेज भी है, बिल्ला हॉरर शो के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है। वहाँ पर भी जाके आप ये स्टोरीज सुन सकते हैं, वहाँ पर लिंक मौजूद हैं स्टोरीज के। सो वहाँ पर उन्होंने मुझे मैसेंजर पे मैसेज करके, कांटेक्ट करके उन्होंने अपनी स्टोरीज भेजी हैं, जो स्टोरीज मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो शो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं स्टोरीज की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई, एक किस्सा ऐसा है कि 8-10 साल पुरानी बात है।
मेरे दोस्त आए हुए थे छत पे ना, और मेरे बड़े भाई भी थे। तो खैर सर्दी का टाइम था, दिसंबर जनवरी का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। खैर उन्होंने, मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि यार आप नीचे से पानी लेके आ जाओ। तो खैर मैं नीचे जब पानी लेने आया तो मुझे जो है ना, खैर बहुत ज़्यादा जो है ना शोर की आवाज़ आने लगी ना, यानी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इतना शोर कि मेरा सर घूमने लगा। अब मैंने खैर रूम में देखा, बेडरूम में सब सो रहे थे। फिर दूसरे रूम में देखा, सब सो रहे थे। फिर अपने ड्राइंग रूम में देखा, खाली था, कोई शोर की आवाज़ नहीं। फिर मैं दोबारा लॉन्च में आया अपने, फिर शोर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगी। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, घबरा गया। इस चीज़ को मैंने थोड़ा इग्नोर करा और मैंने फ्रिज से पानी निकाला और फिर स्टेप बढ़ा के जाने लगा। तो लास्ट में एक रूम है जहाँ मेरे वालिद साहब सोते थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं वहाँ से उस रूम से गुज़र रहा था, लास्ट रूम से ना। तो उसके बाद फिर एक पार्किंग है, फिर पार्किंग में जीना है। तो उस रूम से जैसे गुज़र रहा था, मैं चलते चलते एकदम स्टॉप हो गया, यानी ऐसे जैसे पुतला नहीं हो जाता, एकदम स्टॉप ना मुझसे कोई स्टेप बढ़ रहा था, और बस अजीब सी कैफियत, यानी जिस्म की जान ऐसे लग रहा है कोई मुझे पकड़ के खींच रहा है, झंझोड़ रहा है बुरी तरह ना। तो खैर मैं अपने जिस्म की बहुत जान लगा रहा था कि मैं आगे स्टेप बढ़ाऊँ। सामने मेरे वालिद साहब सो रहे थे। अब मैं मुंह से कुछ बोलूँ तो मेरे मुंह से कोई आवाज़ ना निकले, यानी मैं चिल्ला रहा हूँ और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। तो खैर अपने जिस्म की बहुत जान लगाता रहा, काफ़ी शोर मचाता रहा, मगर मुझसे आवाज़ ही नहीं निकली, लाजमी आते जो किसी के कानों तक जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के मैं ज़मीन पे लेटा। ज़मीन पे लेट के खिसक खिसक के जो ना चलने लगा, यानी रगड़ के चलने लगा। अब चलते चलते रगड़ते रगड़ते पार्किंग में आया। पार्किंग में आने के बाद तो फिर मेरे जो जीने के स्टेप होते हैं, ग्रिल, उसको मैंने पकड़ी। अब ग्रिल पकड़ने के बाद ये हुआ कि मैंने लाजमी मतलब जितनी बॉडी की जितनी जान थी, जितनी जिस्म में जान थी, जितनी ताकत थी, सब लगाई हुई थी कि मैं किसी तरह से ऊपर छत पे चले जाऊं। खैर वो ग्रिल पकड़ के मैं ऊपर चढ़ने लगा। लाजमी सी बात है, जब ग्रिप आ जाती है तो इंसान में पावर डबल हो जाती है। तो ग्रिप आई जब मेरे हाथ में, तो मैं ताकत लगा के ऊपर जाने लगा। अब मुझे ऐसा हुआ है कि मेरे टांगे जो ना पीछे से किसी ने खींच रहा है, यानी बिल्कुल ताकत लगा रहा है बंदा पीछे और मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। अब जब मेरी टांगे जैसे जैसे मैं आगे से पकड़ा हूँ और पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ है, जैसे बंदा स्ट्रेट नहीं हो जाता एकदम, ऐसा हो गया था मैं। खैर लाजमी सी बात है, वो तो खैर क्योंकि मेमोरी तो चल रही थी। अब समझ गए कि किसी रेंज में आ गया, किसी उस चीज़ में आ गया मैं। खैर बहुत ताकत लगाई, बहुत जान लगाई। पहला जीना जैसी मैंने बड़ी ताकत से बहुत जान लगा के पहला जीना मैंने जब पार करा, तो उसमें फिर मेरी एकदम जान आई, जैसे किसी ने मुझे छोड़ा। तो फिर थोड़ा निढाल होके मैं ऊपर छत पे गया। अब छत पे गया तो वो मेरे भाई, बड़े भाई और दोस्त, वो देख रहे हैं कि यार इसको अचानक से क्या हो गया, ये तो गए सही था। यानी दिसंबर जनवरी, सर्दी ठंड, और मैं पसीने में धुत, यानी पूरा पसीने में गीला हो रहा था। आंखें मेरी रेड, क्योंकि ताकत इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, जान लग रही थी, तो लाजमी सा था आंखें रेड हो जाती हैं। और घबराहट चेहरे पे बहुत ज़्यादा, यानी निढाल तबीयत जिसको बोलते हैं ना, कि बिल्कुल एकदम निढाल हो जाना। तो वहाँ जाके खैर मैं छत पे जाके बैठ गया साइड में ना, लेट गया। तो वो एकदम मेरा मुंह झंझोड़ने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या मसला हो गया अचानक से। तो बिल्कुल सही कहते, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, सब घबरा गए ऊपर, भाई भी और दोस्त भी। तो खैर फिर मैंने उनको ये बताया कि यार अभी मैं पानी लेने गया और इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आने लगी। जब शोर की आवाज़ आने लगी तो मैंने रूमों में देखा तो सब लोग सो रहे थे, यानी कुछ भी नहीं था घर में, सब लोग सो रहे थे। और जब मैंने जैसे ही स्टेप आगे बढ़ाया तो इस तरह से मैं स्टॉप हो गया। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने जान लगा के, ताकत लगा के ग्रिल पकड़ के ऊपर आया हूँ। तो खैर उसमें एक मेरा दोस्त है, उसको बहुत तजस्सुस था कि भाई इस तरह के जो एडवेंचर होते हैं वो मुझे देखना है।
तो मेरे भाई लोग थे, वो समझ गए थे। खैर भाई, ये तो हमारे घर से इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, नहीं आवाज़ें तो बहुत आती रहती हैं हमारे घर पे ना, इस तरह की। कभी बोलने की आवाज़ें, जैसे किसी कोई बातें कर रहा है दूसरे रूम में, कोई इस तरह से हो रहा है, शोर हो रहा है, ये अक्सर पूरे एक फैमिली को इस तरह की आवाज़ें सुनने में आई हैं हमारे घर में ना। तो भाई ने खैर दोस्त को समझाया, नहीं यार वो ध्यान झपट्टे में आ गया होगा, किसी रेंज में आ गया होगा, टाइम भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा अक्सर होता है, वैसे मसले की बात नहीं। अब वो दोस्त जो था वो थोड़ा इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, बोलता था नहीं मुझे जाके देखना है, तो मैं ऐसी चीज़ें देखना चाहता हूँ। खैर फिर सारे दोनों भाई नीचे आए, मेरे दोस्त साहब भी नीचे आए। जब देखा लॉन्च में, देखा वो वाले रूम में कुछ भी नहीं था। लाजमी सी बात है, वो एक टाइम मुकर्रर था और एक गुज़र था, तो उस रेंज में मैं आ गया। तो ये एक जो है ना, एक किस्सा हुआ है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान है। मैं बॉम्बे का रहने वाला आदमी हूँ। अभी तो बस मैं 23 साल का हूँ। ये एक कहानी आपको सुना होगा। ये मेरी बचपन की कहानी है। लगभग 5-6 साल का रहूँगा मैं। मेरे माँ-बाप दोनों जॉब करते थे, तो इसलिए मैं अपनी खाला के साथ रहता था, साउथ बॉम्बे में। तो वहाँ ऐसा सिस्टम है कि हम जहाँ रहते थे वहाँ चॉल टाइप था। एक बिल्डिंग में 2 घर रहा करते थे और वहाँ एक बाथरूम रहता था जो कि चाली से जाना पड़ता था वहाँ पहुँचने के लिए। और बस मैं वहीं रहा करता था और खेलने के लिए अच्छा लगता था मुझे। वहाँ कभी बिल्ली आ जाए या कबूतर आ जाए या कुछ भी आ जाए। तो बचपन में मुझे सुलाने के लिए मेरी जो खाला रहती थी वो डराते थे। मेरे नाना रहते थे, वो चाली में जाते थे और हमारे घर में 2 दरवाजे हुए करते थे। तो एक दरवाज़ा रहता था, उसके ऊपर ऐसा रेलिंग लगी थी, तो उसके बीच में से हाथ डालते थे। वो हाथ देख के मैं डर जाता था। वो मुझे बोलते थे देख हाथ आया, और मैं डर के मारे आँख बंद करके सो जाता था। हमारा घर बहुत छोटा हुआ करता था वो टाइम पे। और बस ऐसा ही करके मुझे सुला देते थे। पर जैसा-जैसा बड़ा हो गया, वैसा मुझे भी समझ में आ गया। एक दिन वो हाथ ऊपर से नाना ने डाले और मैं देखा तो पलंग पे नाना नहीं थे, तो मैं समझ गया कि ये तो खाली मुझे बेवकूफ़ बना के सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दिन के बाद से तो मैं एकदम केयर फ्री हो गया। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये खाली डराने की चीज़ें हैं। तो एक टाइप से इतना मुझे गारंटी थी कि कुछ नहीं होता है, कि जब कोई बोलता था ना कि वो चीज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं खुद जाके खाली ऐसा प्रूव करने के हिसाब से कि कुछ नहीं होता, आप झूठ बोल रहे हो करके वही चीज़ करता था। तो मेरी खाला हमेशा कहा करती थी कि मगरिब के टाइम पे चाली में मत जाओ। मैं बोलता था ऐसा कौन बोलता है? तो वो बोलते थे मेरे बड़े बुजुर्ग हमें यही सिखाए थे, वहाँ मत जाओ। तो मैं बोलता था कि ये भी आपको खाली डराने की चीज़ें हैं, आप मुझे खाली डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो अभी आपको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए चाली में ही जाके बैठ जाऊंगा। तो एक दिन जब उन्होंने वो कहा तो मैं तो चाली में ही जाके बैठ गया। अब चाली में जाके मेरे पास एक गेम बॉय करके था, उस पे खेलते बैठ गया मैं। टाइम का भी पता नहीं चलता उसमें, और मुझे तो बस उनको रॉन्ग ही प्रूफ करना था। बात यह है कि मैंने कुछ देखा नहीं, ना ही कुछ सुनाई दिया, पर कुछ हुआ। मेरे नाना जो थे वो सामने ही बैठे थे और मेरी खाला की आवाज़ें आ रही थी कि फरहान जल्दी से आ जाओ घर में, अच्छी बात नहीं है। और बस नॉर्मली मोहल्लों की आवाज़ें, लोगों के घर की आवाज़ें आ रही थी। पर
बस मैं बैठ के गेम बॉय पे खेल रहा था, पर मैं बाहर के साइड था, नाना और सब घर में बैठे थे। पर जब मैंने उस रेलिंग पे देखी तो मुझे एक हाथ आते हुए दिखा। मैंने तो नाना को सामने ही बैठ के देखा और वहां दूसरे जगह से हाथ भी दिखा। मुझे शायद लगा कि मेरी खाला मुझे डराने के लिए कर रहे रहेगी, पर मेरी खाला की हाइट उतनी थी नहीं कि वो ऊपर से हाथ ऐसा डाल पाए। पहले तो मैं डर गया, तो बाद में मुझे वही लगा कि डराने की कोशिश है और कोई चीज नहीं है। पर क्या बोलूं, आहिस्ते आहिस्ते मेरी तबीयत खराब होने लग गई, मुझे पसीना छूटने लग गया, एकदम से वीकनेस आती है ना, वैसे आने लग गई। और बस इतना होना था कि मेरी खाला उधर से आ गई मेरे पास और मुझे पकड़ के खींचते हुए घर लेकर चले गई। और 5 दिन तक के मैं बुखार में ही पड़ा रहा। मेरी खाला ने मुझे हमेशा बोला था कि मैंने तुझे मना किया था मगरिब के में जाने के लिए बाहर, और तूने नहीं माना, इसलिए ऐसा हुआ। सच बोलूं तो मैं अभी भी जिन जिन्नात वो सब में इतना भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। पर मैं तो बस बोलता हूँ कि मेरी इम्यून सिस्टम वीक थी, शायद इसलिए मैं 5 दिन के लिए बीमार पड़ गया। पर कुछ था भी नहीं मेरे पास, वैसा कुछ खाया नहीं था मैंने, कुछ ठंडी चीज नहीं खाई थी। और ये ऐसे ही कैसे हो गया मैं आज तक के समझ नहीं पाया। शायद जो बोल रहे थे वो सही बात भी है, क्योंकि जो दिखता नहीं है वो नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं होता। और मॉडर्न डे के हिसाब से तो हम तो बस वही हिसाब से चलते हैं। बहुत लोग ये चीज़ों में मानते नहीं हैं, और बहुत कम लोग हैं जिन लोग के साथ कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं और वो सुनाने के बाद भी लोग मतलब उसको स्टोरी ही समझ के छोड़ देते हैं। तो मैं तो कहूँगा, आप एकदम से भी ये बड़े बुजुर्ग जो बोला करते थे उसको पूरी तरीके से छोड़ मत दीजिए। उनकी भी बातों में थोड़ा तो सच होता ही है। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों ये थी रेहान और फरहान की कहानी जो अभी आपने सुनी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जिसका नाम है सांगड़ी। सांगड़ी जो मैंने आपसे लास्ट वीक प्रॉमिस किया था कि सांगड़ी के बारे में आपको कहानी सुनाएंगे। सांगड़ी एक चुड़ैल की तरह एक मखलूक है जो कश्मीर के जंगलात में पाई जाती है, और जो किस्सा मुझे शहजाद भाई ने सुनाया था और मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो वो किस्सा हम आपको सुनाते हैं शहजाद भाई की ज़बानी। तो बढ़ते हैं किस्से की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद अकबर है। मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर बाग से है। मैंने जैसा कि इमरान भाई आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये स्टोरी भेजूंगा, तो अपने प्रॉमिस को सामने रखते हुए मैं आज ये स्टोरी रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ। इमरान भाई, ये वाक़या है आज़ाद कश्मीर बाग के एक नवाई इलाके लड़ियाँ का, जो कि हमारे गांव के बहुत ही करीब है। मेरा ताल्लुक़ बाग आज़ाद कश्मीर चौकी से है, और चौकी के करीब ही एक छोटा सा गांव है जिसको हम लड़ियाँ के नाम से जो ना पुकारते हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही बहादुर और दिलेर शख्स, जो कि बहुत बड़े जाने माने शिकारी थे, जो शेरों का शिकार करते थे, वो रहा करते थे। उनको हम सब मीरू के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरे बड़े बुज़ुर्ग जो मेरे वालिद मोहतरम सरदार मीर अकबर ख़ान साहब हैं, उनकी ज़बानी ये स्टोरी मैंने सुनी है। क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत छोटा होता था, मुझे इस बारे में तो पता नहीं था। मेरे वालिद साहब ने मुझे इस स्टोरी के बारे में बताया और ये वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया।
ये गुज़िश्ता कई सालों पुराना वाक़या है। हमारे कश्मीर के काफ़ी घने जंगलात हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। शेर, चीते और रीछ और इस किस्म के कई खूंखार जानवर जो हमारे कश्मीर के जंगलात में पाए जाते हैं। तो ये जो मीरू साहब थे ये लड़ियाँ के लोहार फैमिली से चौधरी बरादरान से ताल्लुक़ रखते थे और ये शिकार के मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर और फेमस शिकारी थे वहाँ आज़ाद कश्मीर के। जब कहीं किसी को पता लगता था कि किसी करीबी जंगल में कोई शेर आ गया है तो उस टाइम पर मीरू को जो ना बताया जाता था कि इस तरीके से फ़लाँ जंगल में फ़लाँ गाँव में कोई शेर जो ना आया हुआ है जो बहुत नुकसान कर रहा है, जो लोगों के घरों के आसपास आकर लोगों के जानवरों को मार देता था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो ना नुकसान होता था। तो मीरू फिर उसके बाद उस शेर के शिकार पे निकल जाता था। इस तरह के कई शिकार उसने शेर के किए मीरू ने और कई सालों से वो ये शिकार कर रहा था और काफ़ी बहादुर भी था क्योंकि अकेला घने जंगलों में रात के अंधेरे के अंदर वो काफ़ी मुश्किल काम है शेर का शिकार करना। इसके लिए काफ़ी जो ना मतलब ये है कि मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर बहुत सारे क्या नाम है बंद टाइप के फट्टे बांधने पड़ते हैं और उस फट्टों पर बैठकर उसके बाद शेर का कई घंटों कई दिनों तक इंतज़ार किया जाता है। जब वो शेर नमूदार होता है तो उसके बाद जो ना उसका शिकार किया जाता है। तो मीरू के ये कई फेमस वाक़े थे जो मतलब ये कि काफ़ी शेरों के शिकार में उसका नाम जो ना जाना माना जो ना आज़ाद कश्मीर बाग के अंदर हर किसी को पता था कि ये बहुत ही जाना माना शख्स है जो शेर का शिकार करता है। ये उन दिनों की बात है जब हमारे वहाँ पर नवंबर दिसंबर में जब बर्फ़ पड़ जाती है और काफ़ी हद तक जंगलात के अंदर एक इलाका है जिसको डन्ना कहते हैं। डन्ना के मकाम पर जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ मतलब ये कि 6 से 7 फुट बर्फ़ होती है और उस बर्फ़ के आलम के अंदर उस एरिए के अंदर जाना और उस एरिए के अंदर किसी चीज़ का शिकार करना नहायत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि बर्फ़ 6 से 7 फुट होती है और हमें बहुत सारी जगहें ऐसी है जिसका हमें पता नहीं चलता कि किस तरीके से हमने वहाँ पर जाना चलना है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। अगर इंसान वहाँ पर जाने की कोशिश करता है तो उस बर्फ़ के नीचे कहीं गड्ढे हैं किसी को पता ही नहीं चलता, अचानक उस गड्ढे के अंदर गिर भी सकता है जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है उस बर्फ़ के सीज़न में। वो नवंबर दिसंबर के सीज़न में एक शेर और एक शेरनी दोनों आज़ाद कश्मीर के 4-5 गांव थे जो कि बाग के अजला के इर्द गिर्द थे जिनमें हमारा गांव चौकी भी आता था, लड़ियाँ था, खर लबासियाँ था, खर मलदयाला था और इसी किस्म के छोटे छोटे गांव थे जो जिसके इर्द गिर्द ये शेर का जोड़ा जो ना मतलब ये है कि जंगलों में जो ना आ गया और इसने काफ़ी लोगों के काफ़ी भारी भरकम जानवरों को इसने मार दिया और काफ़ी नुकसान किया लोगों का जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का बायस बना। लोगों ने बड़ी ज़्यादा मुश्किलात और जब दुश्वारियाँ देखी तो लोगों ने फ़ैसला किया कि क्यों ना मीरू से इसके बारे में बात की जाए और मीरू को इसके बारे में बताया जाए कि इसका कुछ किया जाए वरना हम लोगों का नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। किसी का बैल मर गया, किसी की गाय मर गई, किसी के और कोई जानवर मर गए, किसी की बकरियों का नुकसान हो गया। उसके बाद जब लोगों ने मीरू को इन्फॉर्म किया और मीरू को बताया तो मीरू ने उसके बाद फ़ैसला किया कि वो शेर और शेरनी का जो जोड़ा है इसका शिकार करेगा और सर्दियों की सर्द रातों में मीरू अपने घर से तमाम तर शिकार का सामान लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। मीरू जब जंगल में पहुंचा बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा थी और मीरू ने जंगल में जाकर मोर्चा बनाकर और मीरू बैठ गया। मीरू 2 दिन तक उन शेरों का इंतज़ार करता रहा कि वो जोड़ा कहीं से भी नमूदार होगा तो मैं उनका शिकार करूँगा। 2 दिन गुजरने के बाद भी मीरू को नाकामी का सामना था क्योंकि शेर और शेरनी जो ना कहीं पे भी उनको जंगल में मीरू को नज़र नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से मीरू बहुत परेशान था कि इनको मैं किस तरह जो ना मतलब देख सकूं और मैं इनका शिकार करूं। जब काफ़ी इंतज़ार के बाद मीरू 2 दिन के बाद मीरू ने देखा कि जब वो दोनों नहीं आए तो मीरू तीसरे दिन भी रात के टाइम पर जंगल के अंदर अपने मोर्चे पर बैठा हुआ उनका इंतज़ार कर रहा था। जब मीरू ने देखा कि तीसरे दिन भी वो नहीं आए तो मीरू ने सर्दी ज़्यादा होने के बायस कुछ लकड़ियाँ जो हमारे वहाँ पर बहुत फेमस लकड़ी है उसको हम दिल्ली कहते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ पे पेट्रोल डाल दें और उसको फ़ौरन आग लगा दें, इसी तरह की एक लकड़ी हमारे जंगल में पाई जाती बड़ी नायाब लकड़ी है, उसको हम दिल्ली के नाम से बुलाते हैं। उसको आप जैसी ही माचिस की तीली या लाइटर लगाएंगे वो फ़ौरन आग पकड़ लेगी।
जैसे कोई पेट्रोल को आप आग लगाते हैं। उस लकड़ियों को मीरू ने जमा किया जंगल के एक हिस्से के अंदर। उसने नीचे उन लकड़ियों को जमा करके उसको आग लगा के मीरू वहाँ बैठकर गर्मी अपनी सर्दी को जो ना मतलब ये कि भगाने की कोशिश कर रहा था। और वो जो ना सर्दी से बड़ा तंग हुआ था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो ना थोड़ी सी आग जलाकर और अपने आप को गर्म कर लूँ। तो इसी दौरान जब मीरू वहाँ बैठा था काफ़ी देर बैठे हुए इंतज़ार करते हुए, शेर का जोड़ा तो नहीं आया। हमारे वहाँ पर जंगलात के अंदर एक बहुत ही खौफनाक किस्म की एक सांगड़ी नाम की एक बला पाई जाती है, जिसको आज़ाद कश्मीर के लोग सांगड़ी कहते हैं। वैसे तो इस बला को आम लफ्ज़ों में लोग चुड़ैल भी कहते हैं, पर हमारे वहाँ पर इसको सांगड़ी के लक़ब से पुकारा जाता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक ऐसी आफत है जो जो भी जब भी ये किसी के सामने आ जाए और कोई शख्स अनजाने में इसकी किसी भी बात का जवाब दे तो ये उसका दिल निकाल के खा लेती है। ये बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है आज़ाद कश्मीर के जंगलों में। आप किसी से भी सर्दियों की रातों में फरवरी से लेकर और जना फरवरी की कुछ 16 दिन है, फरवरी से मार्च के दरमियान आते हैं, उन्हें काली रात कहते हैं। अक्सर उन काली रातों में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इसकी आवाज़ लोगों ने सुनी है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे देखा है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक ऐसी चीज़ है जो किसी के सामने आ जाए तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। और मीरू का सामना इन बलाओं से हो गया। वो एक सांगड़ी नहीं थी, वो कोई 2-3 सांगड़ियाँ थी। जब वो आग जली हुई देखी उन्होंने जंगल के अंदर, रात की अंधेरी रात में जब कोई भी नहीं था, अकेला मीरू जब आग सेक रहा था, तो अचानक से वो 3-4 सांगड़ियाँ उसके इर्द गिर्द आ गईं और उसे तंग करने लगी। उसे मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों से, मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से उसे पुकारने लगी। उसे जब बहुत ज़्यादा सताने लगी तो मीरू ने जब देखा कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरी जान नहीं छोड़ रही, मीरू ने अपना सामान उठाया और मीरू अपने घर की तरफ रात के अंधेरे में उन लकड़ियों में से एक लकड़ी आग वाली लेकर और चलना शुरू हो गया। मीरू चलता गया और ये उसके पीछे पीछे चलती गई। काफ़ी दूर तक जब मीरू ने सफ़र तय किया, जब मीरू आबादी के करीब पहुंचा तो बिल्कुल ये उनके पीछे थी। जैसे ही आबादी के करीब आया तो ये एकदम से उसके पीछे से वापस चली गई जंगलों की तरफ। तो मीरू जैसे ही घर पहुंचा तो मीरू के घर वालों ने जब मीरू की कंडीशन देखी तो मीरू की हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। उसको काफ़ी पसीने भी आ रहे थे, काफ़ी डरा हुआ था, पर मीरू ने किसी से इसका जिक्र नहीं किया। उसकी वालदा थी, उसका भाई था, उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, खैरियत तो थी, तुम जंगल गए थे शेर के शिकार के लिए और अचानक वापस आए हो, वो भी आप, तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी अजीब सी लग रही है। तो मीरू ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है और मुझे थोड़ी सी नींद करनी है और मुझे थोड़ा सोना है, तो आप मुझे आराम करने दें। मीरू जैसे ही सोया, सुबह हुई, मीरू की माँ और मीरू का भाई जब मीरू को देखने गए तो मीरू ज़िंदा नहीं था, मीरू मर चुका था। उन सांगड़ियों के डर से, उन सांगड़ियों के खौफ से, उन सांगड़ियों की उन हरकतों से मीरू का दिल फट चुका था। मीरू के मुंह से और मीरू के नाक से खून निकल रहा था और मीरू की लाश बिस्तर पे पड़ी हुई थी। ये सारा का सारा आलम उसकी माँ ने और उसके भाई ने और उनके गांव वालों ने जब जाके देखा तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि मीरू एक बहादुर और एक दिलेर शिकारी था जो उन सांगड़ियों के जाल में फंस कर और उसने अपनी जान गंवा दी थी। ये एक ऐसी चीज़ है जो आज़ाद कश्मीर के जंगलों में सर्दियों में बहुत सारे लोगों को मिलती है। बहुत सारे लोगों को रात के अंधेरे में टकर जाती है, बहुत सारे लोगों के घरों के पास आके आवाज़ें लगाती है, उन्हें उनके नाम से पुकारती है, दरवाजे तक भी पहुंच जाती है और ये आग मांगती है, सर्दी से बचने के मुख्तलिफ बहाने करती है। अगर उसके जवाब में कोई शख्स भी उसका रिस्पॉन्स करता है तो वो उसका दिल निकाल के खा जाती है और वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहता। ये एक ऐसा वाक़या था जो दिल दहलाने वाला था, जो मेरे वालिद साहब ने मुझे सुनाया। मैंने इमरान भाई से वादा किया था कि मैं ये स्टोरी आपको ज़रूर भेजूँगा रिकॉर्ड करके। उनके बहुत ज़्यादा इसरार पे मैंने उनको ये स्टोरी भेजी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सुन के इसके बारे में यकीन भी होगा, और आप लोग अगर यकीन ना करें तो मैं आप लोगों को इस चीज़ का ज़रूर मशवरा दूंगा कि कभी भी ऐसी चीज़ पर कभी भी कोई तजुर्बा करने की या ना यकीन करने की कोई ऐसी बात ना करें। ये एक सच्ची कहानी है और एक सच्चा वाक़या है जो हमारे गांव के करीबी गांव में पेश आया, और इसके बारे में हमारे गांव के जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो सब बताते हैं और हमने अपने कानों से सुना है और हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी आंखों से देखा है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो फ्रेंड्स, आपने सुनी सांगड़ी की कहानी।
सर्दी की रातों में चुड़ैल का सामना। मैंने ये कहानी सुनी और मैं सोच रहा था कि कितना बहादुर होगा वो शख्स जिसने उन चीज़ों का सामना करने के बावजूद भी हिम्मत दिखा के अपने घर तक पहुंच गया। क्योंकि हम तो सोचते ही हैं शायद कि हमें इतना डर नहीं लगता, लेकिन डर का पता जब चलता है जब वो चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाए, तो फिर समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे क्या ना करे। आप अपनी आदत बना लीजिए, जब भी घर से निकलें आयतुल कुर्सी की तिलावत करना और अपने गिरद हिसार खींचना या फिर दम करना। बच्चों को बाहर भेजें तो दम करें, अगर खुद घर से बाहर निकलें तो दम करना चाहिए हमें अपने ऊपर। हमारी इस्लामी चीज़ों को, इस्लामी तालीमात को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए और नमाज पढ़िए, जो हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अब हम मिलेंगे बिल्ला हॉरर शो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।